हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के क्लास 11 के जो आपके एनसीईआरटी है उसमें रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं? देखिए, तत्वों के संयोजन में यौगिकों का वर्णन निम्नलिखित 5 मूल नियमों के अंतर्गत होता है। तो 5 नियम है जो अलग-अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे, हम उनको अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला नियम था आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये किसने दिया था? ये दिया था आपके एंटोनियो लावुइज़िए ने, जिसको आप लेवोइजर भी बोलते हैं, कुछ लोग लेवोसिए बोलते हैं। तो इसके अलग-अलग नाम हैं। तो हम इसने क्या दिया था उसको पढ़ते हैं। इसने बोला था कि इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली इसने ये कहा था कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि अभिक्रिया में जो कुल द्रव्यमान होगा ना वो हमेशा संरक्षित रहेगा, इसलिए इसको बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम को एंटोनियो लावुइज़िए ने सन 1789 में दिया था। उन्होंने दहन अभिक्रियाओं को प्रायोगिक अध्ययन की ध्यानपूर्वक किया और फिर ऊपर दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। रसायन विज्ञान की बाद की कई संकल्पनाएं इसी पर आधारित है। वास्तव में अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमानों के यथार्थपरक मापनों और लावुइज़िए द्वारा प्रयोगों को ध्यानपूर्वक करने के कारण ऐसा संभव हुआ। तो भैया लेवोइजर क्या कर रहे थे? दहन अभिक्रियाएं थी उन पे क्या कर रहे थे, ये उनका अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहा कि देखिए, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही व्युत्पन्न किया जा सकता है। उसको मान लीजिए ऐसे था कि ए प्लस बी का द्रव्यमान होगा वो इधर आकर के सी प्लस डी के द्रव्यमान के बराबर रहेगा। ये कहा था आपके लेवोइजर ने। उसके बाद आया था सेकंड नियम। सेकंड नियम दिया था जिसका नाम है आपके स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? ये दिया था आपके जोसेफ एल प्राउस्ट ने। जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था, देखिए कि इन्होंने ये कहा था कि इनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। कोई भी कंपाउंड हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास है H2O, जल जल है मेरे पास में, पानी पानी को हम सभी लोग जानते हैं। तो पानी में ये बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, अब वो क्या होगा? आपके समान होगा। कोई सा भी पानी ले लो, चाहे वो नाली का पानी ले लो, चाहे समुद्र का पानी ले लो, चाहे नदी का पानी ले लो, पानी की जो रासायनिक संयोजन है, स्थिर जो आपका द्रव्यमान होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है, देखिए हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना होता है आपके 16। तो उस हिसाब से इसका जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा 1:8 हुआ, चाहे पानी समुद्र का हो, चाहे नाली का हो, चाहे झील का हो, चाहे जमीन से अंदर से लिया गया हो। प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों के साथ प्रयोग किया जिसमें से एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित था। उन्होंने पाया कि दोनों नमूनों में तत्वों का संगठन समान था। उन्होंने क्या किया था? क्यूप्रिक का कार्बोनेट लिया था। तो उसके हिसाब से उन्होंने उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने ये नियम दिया था। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए, मैंने कहा था कि सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, आप पानी को झील से लो, समुद्र से लो, जमीन के अंदर से भौमजल लो, कोई भी लो, स्रोत पर निर्भर न करते हुए किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं। इस नियम को कई प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। इसे कभी कभी निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहीं पे भी आप देख लो C6H12O6, उसका ये सूत्र होता है, वही रहेगा। मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में चाहे चूने का पत्थर लूं, ताजमहल के अंदर का चूने का पत्थर लूं, कुछ भी लूं, उसके अंदर जो आपके सूत्र रहेगा, बेसिक सूत्र रहेगा, वो यही रहेगा। उसमें जो इनके द्रव्यमान है, कैल्शियम 1 रहेगा, कार्बन 1 रहेगा, 3 ऑक्सीजन रहेंगे। तो इस तरीके से आपके यही कहा था आपके इस नियम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट नियम आता है आपके गुणित अनुपात का नियम। देखिए, ये नियम भी बहुत ही अच्छा नियम है। ये दिया था आपके जोसेफ लुइस गैलुसेक। तो इनको शॉर्ट में बोला जाता है गैलुसेक। तो गैलुसेक जी ने क्या नियम दिया था? गैलुसेक ने कहा था गुणित अनुपात का नियम। ये नियम देखिए, ये नियम डाल्टन द्वारा सन 1803 में दिया गया। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाएंगे तो जो वो रहेंगे ना, एक निश्चित अनुपात को फॉलो करेंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इन्होंने दे रखा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। तो उनका जो अनुपात रहेगा ना, देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? आपके 34 ग्राम जल। ये होता है H2, ये होता है आपके ऑक्सीजन, और ये क्या होता है? आपके जल। अब जल जल क्या होता है? देखिए, जल का जो वेट होता है क्या होता है? आपके H2O। H2O में कितना होता है? 16 + 2 18। और देखिए हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन H2, और यहाँ पर क्या होता है? आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी हो? H2O2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर क्या होगा? आपके ऑक्सीजन। तो इससे मिलकर के बनता है आपके H2O2। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन लेते हैं आप? आधी ऑक्सीजन। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। उन्होंने कहा था गुणित अनुपात का नियम की उनका जो अनुपात होता है वो ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है।
यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 ग्राम और 32 ग्राम है, जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 2 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं, उनका सरल अनुपात 1:2 में होते हैं। तो देखिए आगे जो अगला नियम था वो था आपके गैलुशेक का गैसीय आयतनों का नियम। गैलुशेक ने क्या कहा था गैसीय आयतन के संबंध में? देखिए ये नियम गैलुशेक द्वारा सन 1808 में दिया गया। उन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। तो देखिए इसको आप गैसों का जो नियम आएंगे केटीजी, इसके अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। तो इन्होंने बोला कि समान ताप और दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में जब गैसें संयुक्त होती हैं तो उनके जो आयतन होते हैं वो क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर के 100 ml जल वाष्प देते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन के 100 ml है, ऑक्सीजन के 50 ml है, हम क्या करेंगे आपके 100 ml जल वाष्प देंगे। अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन जो आपस में संयुक्त हो अर्थात 100 ml और 50 ml होते हैं, आपस में सरल अनुपात कितना रखते हैं, 2:1। गैलुसेक के आयतन संबंधों के पूर्णांक अनुपातों की खोज वास्तव में आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है। पहले बताया गया स्थिर अनुपात का नियम द्रव्यमान के संदर्भ में है। गैलुसेक के कार्य की क्या परिपूर्ण सन 1811 में अवोगाद्रो के द्वारा की गई थी। तो देखिए इसको मतलब गैलुसेक ने पूरी तरीके से नहीं दिया था, अवोगाद्रो ने इसको पूरी तरीके से पूरा किया था। अब अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो ने क्या कहा था, देखिए ये 5वां नियम है आपके। देखिए यही वो आदमी है जिसके नाम पर क्या था आपके, जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है नंबर ऑफ अवोगाद्रो, एनओ, जिसको आप मोल संख्या कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, सन 1811 में अवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अवोगाद्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या की, जो आज आसानी से समझ में आती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल बनाने वाली अभिक्रिया को दोबारा देखें तो ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन आपस में संयुक्त होकर जल के 2 आयतन देते हैं और ऑक्सीजन लेस मात्र भी नहीं बचती। चित्र 1.9 में ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर तो आपके चित्र आप इसको देख सकते हैं। ये रहा आपके हाइड्रोजन का 1 आयतन, हाइड्रोजन के 1 आयतन, यानी हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से रिएक्ट करके आपके जल वाष्प के 2 आयतन बनाते हैं। यही आपके किसने समझाया था, आपके अवोगाद्रो ने समझाया था। डिब्बे में अणुओं की संख्या समान है। वास्तव में अवोगाद्रो ने इन परिणामों की व्याख्या अणुओं को बहुपरमाणुक मानकर की। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को द्विपरमाणुक माना जाता जैसा अभी है तो ऊपर दिए गए परिणामों को समझना काफी आसान है, परंतु उस समय डाल्टन और अन्य कई लोगों का ये मत था कि एक जैसे परमाणु आपस में संयुक्त नहीं हो सकते और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के 2 परमाणु वाले अणु उपस्थित नहीं हो सकते। अवोगाद्रो का प्रस्ताव फ्रांसीसी में जनरल डे फिजिक्स में प्रकाशित हुआ। सही होने के बाद भी इस मत को बहुत बढ़ावा नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास में इतने अच्छे साइंटिस्ट नहीं थे जो ये सब बता सकें। लगभग 50 वर्षों के बाद सन 1860 में जर्मनी में कोंतियाक के कार्लसरूहे में रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आहुत हुआ ताकि कई मतों को सुलझाया जा सके। उसमें एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था स्टेनिस्लाव कैनिज़ारो। उन्होंने रसायन दर्शन पर विचार प्रस्तुत करते समय अवोगाद्रो के कार्यों के महत्व पर क्या कह दिया था, बल दिया था। उसके बाद आए थे हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। देखिए जॉन डाल्टन ने उनको बहुत ज्यादा जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए थे आपके केमिस्ट्री के फील्ड में। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हालांकि द्रव्य के छोटे अविभाज्य कणों, जिन्हें हम एटॉमस अर्थात अविभाज्य कहा जाता था, द्वारा बने होने के विचार की उत्पत्ति ग्रीक दर्शन शास्त्री डेमिक्रियड्स के समय हुई थी, परंतु कई प्रायोगिक अध्ययनों जिन्होंने उपरोक्त नियमों को जन्म दिया के फलस्वरूप इस पर फिर से विचार किया जाने लगा। सन 1808 में डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, अ न्यू सिस्टम ऑफ ए केमिकल फिलॉसफी, प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तावित किए। उन्होंने क्या क्या कहा था कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि ऐसा ऐसा होता है। कैसे होता है मैं जानता हूँ, नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता। इन्होंने कहा था कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। सेकंड कहा था कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। और इन्होंने कहा था कि विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। आगे कहा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये तो ऑलरेडी पहले वाले साइंटिस्ट बता चुके थे, ये उसको वापस से बता रहे हैं। डाल्टन के सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी, यद्यपि इसे गैसीय, देखिए इसमें एक कमी है, यद्यपि इसको क्या था, गैसीय आयतनों के नियमों की व्याख्या नहीं की जा सकी। ये परमाणुओं के संयोजन के कारण भी नहीं बता सका, जिसकी बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने व्याख्या की। यानी स्टार्टिंग के लिए इनका जो प्रयोग था, जो भी उनके सिद्धांत थे वो बहुत चले, लेकिन बाद में उतने नहीं चल पाए।
आगे है आपके परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोई भी तत्व होता है उसका सबसे छोटा से छोटा जो एलिमेंट होता है वो आपके परमाणु कहलाता है और परमाणु से मिलकर के अणु बनता है। तो परमाणु का द्रव्यमान परमाणविक द्रव्यमान, जो अणु बनाता है उसका द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान। तो हम इसको समझते हैं, परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है। परमाणुओं और अणुओं से परिचित होने के पश्चात अब हम ये समझना उचित होगा कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान से हम क्या समझते हैं। देखिए परमाणु द्रव्यमान नाम से पता है जो आपके परमाणु है। मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये क्या है, देखिए हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं एक तो H+H मिलकर के क्या बनाती है, हाइड्रोजन। देखिए दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के एक हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। तो इन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा ना वो परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा, जो अणुओं का द्रव्यमान होगा वो आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक। देखिए हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 2। तो यही है परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए आपको बोला है कि परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु अत्यल्प छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। आज हम सही परमाणु द्रव्यमान याद करने की बेहतर तकनीक जैसे कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास उपलब्ध है, परंतु जैसा पहले बताया गया है 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को सबसे हल्का होने के कारण स्विच रूप से एक द्रव्यमान यानी कि बिना किसी मात्रक के दिया गया और बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान इसके सापेक्ष दिए गए। परंतु परमाणु द्रव्यमानों का जो वर्तमान पद्धति है वो कार्बन 12 मानक पर आधारित है और इसे सन 1961 में स्वीकृत किया गया। देखिए ये यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको याद रखेंगे, जो करंट में जो आपके परमाणु में उनके द्रव्यमान कैसे मापे जाते हैं, कार्बन 12 पद्धति पर। यहाँ कार्बन 12 एक समस्थानिक है जिसे कार्बन 12 से निरूपित किया जाता है। इसे 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एटॉमिक मास यूनिट एमयू मान दिया गया है। बाकी सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान इसे मानक मानकर इसके सापेक्ष दिए जाते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक का एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है और एक एमयू को बोला जाता है 1.6056 × 10⁻24 ग्राम हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एमयू को कुछ इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, आपके जो कार्बन होता है तो कार्बन का एक समस्थानिक होता है कार्बन 12। समस्थानिक क्या होता है ये आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये ध्यान देंगे कि कार्बन के जो 12 होता है उसके जो 12 कार्बन 12 का जो समस्थानिक है उसका जो 1/12 भाग होता है वो कहलाता है आपके 1 एमयू। तो जो 1 एमयू होता है उसका मान दे रखा है आपको यहाँ पर 1.66056 × 10⁻24 ग्राम। तो आप क्या करोगे, 1 एमयू में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आप उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है 1.008 U। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं सेम। तो आपके यहाँ पर एएमयू है, एएमयू को क्या बोला जाता है, देखिए एएमयू और एक होता है आपके यू, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट और ये होता है आपके यूनिफाइड मास। पहले इसको एएमयू लिखा जाता था, करंटली में इसको यू लिखा जाता है। जब हम गणनाओं के लिए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में हम औसत परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। तो देखिए करंट में जो हम करंट में द्रव्यमान मापते हैं वो होते हैं आपके औसत परमाणु द्रव्यमान। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जो प्रकृति होती है, प्रकृति के अंदर कार्बन 3 तरीके का पाया जाता है। एक तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 पाया जाता है 98.892%, कार्बन 13 दे रखा है आपको 1.108% और कार्बन 14 दे रखा है 2 × 10⁻−10%। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि अब जब हम जो कार्बन लिखते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक भार है वो 12 है, वो कैसे लिखा जाता है, इन तीनों का एवरेज लेकर के लिखा जाता है। तो इसका एवरेज लेंगे तो क्या किया जाएगा, पहले इसका जो द्रव्यमान है इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे बटे एवरेज क्या होता है आपके। मान लीजिए मेरे पास में 2 रुपए के 10 पेन है, 5 रुपए के मेरे पास में 50 पेन है और 6 रुपए के मेरे पास में 70 पेन है। तो इसका एवरेज कैसे निकाला जाएगा, मैं इन सबको गुणा कर लूंगा। गुणा करने के बाद 2 × 10 20, 5 × 50 250, 6 × 70 कितने होते हैं 420। फिर इनको जोड़ लूंगा, जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, जब ये आ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, इनकी जो संख्या होती है उससे भाग दे दूंगा 870। टोटल संख्या कितनी थी आपके पास, 6 और 5 11 और 2 13। इससे जो आंसर आएगा वो हमारा एवरेज हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कर रखा है इन्होंने, जो आपके प्रतिशत का जो परमाणु द्रव्यमान उनको इससे गुणा किया, गुणा करने के बाद हमने क्या कि इसमें 100 का भाग दिया। तो उसके हिसाब से जो इसका जो आंसर आता है वो आता है 12.011 U। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी किसी भी परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना हो और उसका M1 वाला जो मान लीजिए कोई M1 मास है उसका क्या W1 वेट है, M2 है उसका कितना है W2 है, M3 है W3 है। तो आप उसके लिए सेम तरीके से ऊपर गुणा कर दोगे और नीचे बटे करके उसको उसकी जो टोटल मास है उससे भाग दे दोगे, टोटल प्रतिशत है।
आगे है आपके आणविक द्रव्यमान। देखिए आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान होता है किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान। जैसे कि मेथेन, मेथेन एक अणु है तो इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालूंगा? कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का एक का परमाणुक द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4। तो 12 + 4 16। मेथेन का परमाणुक जो मेथेन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16। आणविक द्रव्यमान ये रहा। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है? कोई अणु जिन जिन परमाणुओं से मिलकर बना है उन सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है उसको इसमें जोड़ दिया जाता है तो उसकी संख्या के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाते हैं आपके आणविक द्रव्यमान। मान लीजिए मेरे पास में है कार्बन, ये आप किसको बोला जाता है? ग्लूकोज C6H12O6। अब इसका मुझे आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो ये जो अणु है पूरा की पूरा किससे बना है? 6 कार्बन की सहायता से। कार्बन का एक का भार कितना होता है? 12। हाँ 12 हाइड्रोजन की सहायता से, तो एक हाइड्रोजन का भार होता है 1 × 12। और 6 ऑक्सीजन की सहायता से एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? एक ऑक्सीजन का भार होता है 16। 16 × 6 ये कितना जाएगा? 72। ये कितना जाएगा? 12 और 16 चंगे 96। इसको आप जोड़ दोगे 6 और 2 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 7 17 और 1 18 है तो 180 ग्राम होता है आपके ग्लूकोज का भार। इस तरीके से आप किसी का भी भार निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान भार। देखिए ग्लूकोज का एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है और एकदम एग्जैक्ट निकालोगे। देखिए एग्जैक्ट जो वेट दे रखा होता है वो आपको दे रखा है यहाँ पर। एग्जैक्ट वेट रखेंगे बिल्कुल पॉइंट साइड तो आपको 180 पॉइंट में कुछ आ जाएगा। हमने इसका राउंडेड अप करके किया था। इसके बाद आता है सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान क्या होता है? देख लीजिए कुछ पदार्थों जैसे कि सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयों के रूप में अलग से उपस्थित नहीं होते। ऐसे यौगिक धनात्मक सोडियम आयन और ऋणात्मक क्लोराइड आयन कण में त्रिविमीय संरचना चित्र 1.10 के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि सोडियम क्लोराइड के एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है और एक क्लोराइड आयन में भी 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। ठीक है, तो इनका क्या किया जाता है? इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उनका क्या निकाला जाता है? इनका निकाला जाता है सूत्र द्रव्यमान। तो आगे आगे इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए इस प्रकार सूत्र जैसे कि सोडियम क्लोराइड का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है, न कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड की में अनुपस्थित ही नहीं होती। आता है सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। देखिए ये भी आणविक द्रव्यमान जैसा ही है, बस उसका नाम अलग रख दिया। सूत्र द्रव्यमान बोल लो, आणविक द्रव्यमान बोल लो। कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर? हमारे सामने है NaCl। अब मुझे इसका सूत्र द्रव्यमान निकालना है। तो सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए सोडियम का आणविक द्रव्यमान, क्लोरीन का, देखिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। दोनों को जोड़ दो, 23 और 35.5 को जोड़ोगे 58.5 U। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। तो मोल क्या होता है और मोलर द्रव्यमान क्या होता है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा मोल क्या होता है। देखिए मोल एक संख्या होती है। मोल का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मैं किलो को मापता हूँ दर्जन में। दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुएं कहीं पे भी होंगी मैं उसको क्या बोल दूंगा? क्या बोल दूंगा? एक दर्जन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सैकड़ा क्या होता है? 100 वस्तुओं का समूह। वैसे ही मोल है। मोल के लिए, मोल से किसको मापा जाता है? मोल से मापा जाता है अणुओं को, परमाणुओं को, जो यौगिक हैं उनके जो अणु परमाणुओं को मापा जाता है। तो मोल की जो यूनिट है वो कितनी होती है? मोल की यूनिट होती है 6.023 × 10⁻23। आप इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻23। अगर इतने अणु कहीं पर उपस्थित होंगे ना तो पूरे के पूरे बंडल को मिला करके मैं बोलूंगा एक मोल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na, नंबर ऑफ अवोगाद्रो। अब इसको कैसे व्यक्त किया जाता है बताने के लिए ऐसे बोला जाता है कि भाई कार्बन, मान लीजिए मेरे पास 12 है, किसी का भार मेरे पास 12 ग्राम दे रखा है। उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने मोल आपके क्या होंगे? आपके जो द्रव्यमान है, आपके कितने अणु होंगे? आप क्या करते हैं उसको एक मोल से गुणा कर देते हैं। तो एक मोल का मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि यूनिट है। यूनिट का मतलब एक बंडल है। जब इतने सारे अणु मेरे पास उपस्थित होंगे तो मैं उसको एक मोल बोलूंगा। चलिए ये क्या कहते हैं इनको भी देख लेते हैं। देखिए परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक परिमाण के एक मात्रा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए एक दर्जन, 20 वस्तुओं के लिए एक स्कोर और 144 वस्तुओं के लिए एक ग्रोस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे कि परमाणुओं, अणुओं, कणों, इलेक्ट्रॉनों आदि को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। ऐसा ही मात्रकों में मोल यानी कि संकेत बोलना, इसको लिखा जाता है MOL के तौर पर, को किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए 7 आधार राशियों में सम्मिलित किया गया था। अब आगे आपको बोला जा रहा है कि मोल जिसका संकेत MOL है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक एक मोल को ठीक यानी कि 6.0221407 × 10⁻23
हाँ ही, इसमें इतने मूलभूत कण होते हैं, यानी कि 6 × 10⁻23 के कितने कण होते हैं इसके अंदर, ये बोला जाता है। और इसको बोला जाता है नंबर ऑफ एवोगाड्रो, यानी कि एवोगाड्रो स्थिरांक, Na का नियत स्थिरांक मान होता है। तो उसे मोल इनवर्स मात्रक में व्यक्त किया जाता है, इसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा को संकेत n विशिष्ट मूल कणों की संख्या की का माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो। इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन, देखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी द्वारा ज्ञात किया गया, जिसका मान 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ। कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अतः कार्बन के एक मोल में परमाणु की संख्या इसी प्रकार होगी। तो इन्होंने ऐसे बता दिया, एक मोल को इन्होंने जो रेफरेंस मान लिया था वो मान लिया था आपके कार्बन 12 है ना, उसको रेफरेंस मान करके इन्होंने एक मोल को बताया। एक मोल में कणों की संख्या उतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम से संकेत दिया गया, जिसे अमीडिया एवोगाड्रो के सम्मान में एवोगाड्रो स्थिरांक अथवा एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, और इसे Na यानी कि नंबर ऑफ एवोगाड्रो से व्यक्त करते हैं। इस संख्या के परिमाण को अनुभव करने के लिए इसे 10 की घात का उपयोग किए बिना आने वाले सभी शून्यों के साथ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या होती है, कुछ इस तरीके से, इतनी बड़ी होती है। देखिए आप समझ चुके हैं एक मोल क्या होता है, तो मोल के बाद हम इसकी जो फाइनल लाइन उसको पढ़ लेते हैं। देखिए मोल को परिभाषित करने के बाद किसी पदार्थ या उसके घटकों को एक मोल के द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अतः जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18.02 ग्राम प्रति मोल है, और सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट दे रखा है आपका प्रतिशत संगठन। अब प्रतिशत संगठन क्या होता है, देखिए प्रतिशत संगठन ये होता है, आपको यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए मेरे पास में कोई कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मेरे जो ऑक्सीजन है इसके अंदर, उसका ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन कितना है। तो परसेंटेज स्ट्रक्चर ये कहलाती है कि आपके जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टोटल द्रव्यमान में ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा ना, उसका परसेंटेज स्ट्रक्चर कहलाएगा। ऑक्सीजन कितना है, देखिए हमने अभी निकाला था ग्लूकोज का द्रव्यमान 180, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन का कितना है, देखिए 6 × 16 96, 96/180 इंटू 100, ये आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, प्रतिशत संगठन। तो परसेंटेज स्ट्रक्चर ये बोलता है कि मान लीजिए मेरे पास में चार तरह की कोई चीज है, A2, B3, C4, D5, और सबके द्रव्यमान कितने दे रखे हैं, 1 ग्राम दे रखे हैं। मुझसे पूछे कि D5 का परसेंट संगठन कितना है, तो देखिए इसका द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम, 5 और 4 9 3 12 और 2 14 इंटू 100, ये आ जाएगा इसका परसेंटेज स्ट्रक्चर। तो यही होता है आपके परसेंटेज स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100, किसी का भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको दे रखा है एथेनॉल के अंदर किसी का भी निकाल लो। इसके बाद दे रखा है आपको मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान। देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए मूलानुपाती सूत्र कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास में दे रखा है ग्लूकोज को ही हम फिर से ले लेते हैं C6H12O6, ये क्या होता है इसका आणविक सूत्र। लेकिन देखिए अगर इसको और आप काट सको और छोटी छोटी संख्याओं में, आप इसको 6 से काट दो, देखिए तो ये क्या जाएगा C1H2O1, ये आ जाएगा इसका मूलानुपाती सूत्र। देखिए मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज में रियल में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन जब आप मूलानुपाती सूत्र लिखोगे तो आप उससे बता नहीं पाओगे कि इसमें वास्तविक में कितने हाइड्रोजन है, कितने, बस आप रेशो बता पाओगे कि आपके 1:2:1 के अनुपात में इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है वो होता है, बट आप एग्जैक्ट में नंबर नहीं बता पाओगे कि कितने नंबर इसके अंदर हैं। तो आपको बोला है कि यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है। मान लीजिए तो आपको यहाँ पर ये दे रखा है, इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर ये रहा एक एग्जांपल दे रखा है कि किसी यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। मोलर द्रव्यमान दे रखा है इतना, तो इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे। तो मुझे दे रखा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक क्या दे रखा है, कार्बन है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 4.07। देखिए इसके बाद दे रखा है कार्बन का 24.27, ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ये कितना है, 4.07, 24.27 और ये कितना है आपके 98.96। अब हम क्या करते हैं, इसको एक सरल संख्या से डिवाइड मार देते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे, देखिए
प्रत्येक तत्व को क्या करेंगे, इसकी मोल संख्या निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके जो प्रत्येक तत्व उसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। इसके अंदर कितने मोल आ गए, इसके अंदर इतने मोल आ गए, इसके अंदर इतने मोल आ गए। अब मोल प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, जो मोल का रेशो प्राप्त होता है उसको डिवाइड मार देंगे। देखिए ये इसका रेशो हो जाएगा 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2 आ जाएगा। हमने क्या किया, इसको जो आपके जो मोलों की संख्या है ना उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। 2.01 से इसको डिवाइड करने के बाद में हमको ये प्राप्त हो गया, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो आपको रेशो प्राप्त हुआ है ना वही आपका क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। 2:1:1। तो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन कितना आ जाएगा, 2:1:1। अब सभी तत्वों के संकेत लिखकर क्रम से ऊपर प्राप्त संख्याओं को उसके साथ दर्शाकर मूलानुपाती सूत्र लिखिए। ये आ गया आपके मूलानुपाती सूत्र CH2Cl। अब आणविक सूत्र लिखना है, आणविक सूत्र लिखना है तो देखिए आप देख सकते हैं क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान दर्ज करने के लिए मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग कीजिए। हमने क्या किया, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है उसका योग कर लिया। अब योग करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित कीजिए। हमने विभाजन दे दिया, विभाजन देने के बाद हमको प्राप्त हुआ 2। क्या करेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने के बाद हमको पता लग गया कि जो हमारा एक्चुअल जो आपके फॉर्मूला था वो ये था। देखिए सबसे इसकी सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस क्या होती है, सिंपल प्रोसेस ये दे रखी है कि आपको कोई भी, मान लीजिए मेरे पास में कोई भी द्रव्यमान दे रखे हैं। द्रव्यमान देने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं उनसे मोल बनाऊंगा। मोल बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसका मूलानुपाती सूत्र निकालूंगा। मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसका द्रव्यमान निकालूंगा, मूलानुपाती द्रव्यमान। और फिर मुझे ऑलरेडी इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो दे रखा था, तो आणविक द्रव्यमान में मूलानुपाती द्रव्यमान का भाग दूंगा। भाग देने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी 2 या 3, उसको मैं क्या करूंगा, मूलानुपाती जो सूत्र होगा उससे गुणा कर दूंगा। ये आपकी प्रोसेस थी। स्टाइकोमेट्रिक और स्टाइकोमेट्रिक परिकलन, देखिए ये क्या होता है, देखिए बेसिकली ये क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर जो हम रिएक्शंस होते हैं उसका डीपली स्टडी की जाती है, तो वो आता है आपके स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। ठीक है, स्टाइकोमेट्री शब्द 2 ग्रीक शब्दों स्टाइकियोन और जिसका अर्थ है तत्व और मेट्रोन जिसका अर्थ है मापना से मिलकर बनाया। तय स्टाइकोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों या फिर कभी कभी आयतनों का परिकलन आता है। ये समझने से पहले कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी या कितना उत्पाद प्राप्त होगा, ये जान लें कि किसी दी गई रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्शन दे रखी है, मुझे मेथेन रिएक्शन कर रहा है 2 ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। इससे मुझे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, अब हम देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मेथेन कौन से फॉर्म में गैस में, ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में गैस में, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैस है, हाइड्रोजन क्या है आपके गैस है। तो आपको बोला जा रहा है मेथेन का 1 अणु ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु और 2 जल के अणु बनाता है। यानी कि आप सारी की सारी चीजें यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो अभिकर्मक है उनकी जो प्राकृतिक अवस्था है वो क्या है, भौतिक अवस्था, उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है, कितने अभिकर्मक कितने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं। देखिए जो हमने बोला वो जो हमने बोला वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। इससे आप क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व वगैरह सब पता लगा सकते हैं, सारी की सारी चीजें। और इसी पर वैसे आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। कुछ और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बोला है सीमांत अभिकर्मक। देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपके सीमांत अभिकर्मक। अब सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी हम कोई रिएक्शन करते हैं, मैं A+B मिलकर के मेरे बना रहे हैं C बना रहे हैं। तब मुझे क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास में A का 1 मोल और B का 1 मोल मिलकर के C का 1 मोल बनाते हैं। अब आगे आपसे बोला जा रहा है कि मैंने मान लीजिए A के ले लिए 1000, अब B के ले लिए मैंने 200 मोल, तो C के मेरे पास कितने मोल बनेंगे। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि A के 200 मोल B के 200 मोल के साथ में क्या करेंगे, मतलब B के 200 मोल A के 200 मोल के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, C के बन जाएंगे 200 मोल। अब बाकी बचे यहाँ पर कितने, A के बनेंगे 800 मोल। अब A के 800 मोल बनेंगे और B के कितने बचे, 0 मोल। और यहाँ पर अब नया C भी बनाएंगे, तो अब नया C कैसे बनेगा जब हमारे पास B है ही नहीं। तो ऐसा अभिकर्मक जो अभिक्रिया के बीच में ही कम होने की वजह से खत्म हो जाए तो वो क्या करेगा, आपके आगे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे अभिकर्मक को बोला जाता है लिमिटिंग रीजेंट LR। और ये जो अभिकर्मक होता है उसको बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक, यानी कि उसकी सीमा आ गई, वो खत्म हो गया, आगे अब रिएक्शन आगे नहीं जाने वाली। अब मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कि मैंने 100 ml मतलब 100 मोल इसके लिए थे, 200 इसके लिए थे, अब C के मोल कितने बनेंगे। तो ये हमेशा डिसाइड किया जाता है सीमांत अभिकर्मक की सहायता से। जब मेरा सीमांत अभिकर्मक खत्म हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी, तो जितना मेरा सीमांत अभिकर्मक है उतना ही का मेरी रिएक्शन बढ़ पाएगी। अब ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि सीमांत अभिकर्मक कौन है, हम सबसे पहले रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन कैसे लिखी हुई, अगर मेरा ऐसे लिखा रहता कि A+2B ये बना रहा है C, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे A के 100 मोल होंगे ना तो मेरे B के आएंगे 200 मोल। अगर मेरे A के 1000 मोल हैं तो मुझे B के कितने मोल चाहिए, 2000। मेरे पास तो 2000 मोल है ही नहीं, मेरे पास है 200 मोल।
तो सीमांत अभिकर्मक जितना होगा तो सीमांत अभिकर्मक के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, आपके उत्पाद बनेगा। यही आपको बोला जा रहा है। देखिए जो अभिक्रियक पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। स्टोइकोमेट्रिक गणनाएं करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई रिएक्शन को संतुलित कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद में जो आपके जो रिएक्शन की जो कैलकुलेशन है ना उसी के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो आपसे बोला जा रहा है इसकी कुछ मात्रा दे रखी है, इसकी कुछ मात्रा दे रखी है, फिर उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है कि अमोनिया की कितनी मात्रा प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई जो सारी की सारी नाइट्रोजन है और सारी की सारी हाइड्रोजन है, इनमें से सीमांत अभिकर्मक कौन है। अब सीमांत अभिकर्मक कौन है कैसे देखा जाएगा, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले रिएक्शन लिख ली, तो इन्होंने बताया कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 2 अमोनिया बनाता है। सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए सबसे पहले इनके मोल निकाल लिए। देखिए मोल निकाल लिए, सभी के मोल अलग अलग निकाल लिए, इसके मोल इतने हैं, हाइड्रोजन के मोल भी निकाल लिए, इसके मोल इतने। फिर इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि देखिए एक हाइड्रोजन का मोल है, मतलब एक नाइट्रोजन का मोल है, इसके 3 मोलों के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके लिए कितने मोल चाहिए। इसके लिए जब मोल निकाल लिए, इसके लिए हमने मोल निकाल लिया और हमारे पास में भी कितने मोल हैं, जिससे आपको पता लगा लिया कि आपकी सीमांत अभिकर्मक कौन है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उत्पाद निकाल लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप ऑलरेडी पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, और हम क्या करेंगे एक बार और यहाँ पर इसको देख लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मोस्टली जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हम लिखते हैं तो संतुलित तौर से लिखा जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। बेसिकली हम जो नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं कि जैसे कार्बन कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, आपके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेते हैं। ये संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करने के लिए 2 से इधर गुणा कर देंगे, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये संतुलित है। तो इस तरीके से रिएक्शन को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो हम किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन को संतुलित करेंगे, तो कुछ इस तरीके की विधि हम अपनाएंगे, उसकी सहायता से अलग अलग स्टेप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको संतुलित कर लेंगे। तो आप एक बार इसको यहाँ से रीड कर लेंगे, रीड करने के बाद आपको पता लग जाएगा किस तरीके से संतुलित करना है। आगे आपके विलयनों में अभिक्रियाएं। देखिए जो रिएक्शंस होती हैं, देखिए वो विलयनों में होती हैं। मोस्टली विलयन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, तो उसके अंदर हम क्या क्या निकालेंगे, उसके अंदर हमको निकालना पड़ेगा द्रव्यमान प्रतिशत या फिर भार प्रतिशत। आगे निकालेंगे मोलंस, मोलरता और मोललता। ये अलग अलग चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इनमें से हर एक साल जेईई मेन और नीट और जितने भी आपके एग्जाम उसमें अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी चैप्टर। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है वो आपके द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। देखिए विलेय क्या होता है, देखिए विलेय वो होता है, मान लीजिए मेरे पास है शक्कर, चीनी, चीनी को किस में घोल रहा हूं मैं, पानी में। मेरे पास चीनी कितनी है, 100 ग्राम, और पानी कितना है मेरे पास, मान लीजिए पानी है मेरे पास में 1 लीटर। तो जो चीज कम होगी मतलब जिसको घोला जाता है तो उसको वो कहलाया जाता है आपके विलेय, और जिसमें घोला जाता है, घोलने के बाद में क्या बन जाता है, वो बन जाता है विलयन। और जो घोलता है, पानी क्या कर रहा है, इसको घोल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, विलायक। अब विलयन क्या हो जाएगा, पानी प्लस चीनी दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, पानी प्लस चीनी कहलाएगी आपके मेरे विलयन, ये कहलाएगी मेरे विलयन। सबसे पहले विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो ऐसे करके आपके द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। सेकंड आता है मोलंस। मोलंस इसको बोला जाता है मोल फ्रैक्शन इंग्लिश के अंदर। मोल फ्रैक्शन को इसको हिंदी में और भी इसके और भी नाम है, मोलंस बोलते हैं, इसको मोल भिन्न बोलते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक पदार्थ है जिसके अंदर मेरे पास में 5 तरह की चीजें हैं, ए बी सी और डी। इन सब के अलग अलग मोल हैं मेरे पास, जिसको आप बोलते हैं एन ए एन बी एन सी एन डी। अब ए का मोलेंस क्या होगा, ए के मोल बटे सारे की सारे मोल जितने सारे की सारे हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या की अनुपात होता है। देखिए आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए नीचे ये रहा इसकी डेफिनेशन। मान लीजिए मेरे पास में कोई विलयन है, उसके अंदर 2 तरह की चीजें हैं, ए और बी। तो अगर मुझे ए का मोलेंस निकालना हो तो ए के मोल बटे ए प्लस बी दोनों के मोल, बी का निकालना हो तो बी के मोल बटे ए प्लस बी दोनों के मोल। आपको बोला जा रहा है कि 2 ग्राम जल, 2 ग्राम मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसको 18 ग्राम जल में मिला करके विलयन प्राप्त किया जाता है। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलन कीजिए। किसी पदार्थ के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाया जाता है। 2 ग्राम 18 ग्राम जल है, तो देखिए 2 + 18 विलयन आ जाएगा, तो 2/20, 2/20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, आप देखोगे कितना आ रहा है। देखिए 2 से 10, 10 तो 10% आ रहा है। अब मोलरता, देखिए मोलरता क्या होता है, मोलरता देखिए मोलरता क्या होता है, इसको न्यूज़ बोला जाता है मोलरिटी, MOLARITY। मोलरता क्या होता है, देखिए मोलरता जब, देखिए मोलरता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या होता है कि 1 लीटर विलयन के अंदर मेरे पास में कितने जो आपके मोल हैं वो घुले हुए हैं। किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। मान लीजिए मेरे पास में चीनी है, चीनी के कितने मोल 1 लीटर जो आपका विलयन है उसके अंदर क्या घुले हुए हैं।
तो मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में आपके मोलरता कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास में किसी पदार्थ जैसे कि NaOH का 1 m विलयन है और उसे हम 0.2 ml वाला विलयन प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए एक सूत्र होता है आपके M1B1 बराबर M2B2। ए की मोलरता, बी का आयतन यानी कि बी की मोलरता उसका आयतन, तो M1B1 बराबर M2B2 आप इसको याद रख लेंगे, यहाँ से आप इसको यूज में ले सकते हैं। देखिए ये रहा आपके सूत्र M1B1 बराबर M2B2। आगे बोला है मोललता। देखिए मोललता क्या होती है? मोललता इसको इंग्लिश में जाता है मोलेलिटी, MOLALITY, मोलेलिटी। वो क्या था? मोलेरिटी, और ये क्या? लिटी। इसे 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या आता? विलयन, दोनों में अंतर है। और विलायक, विलायक क्या होता है? देखिए विलयन क्या होता है? विलयन होता है आपके विलेय प्लस विलायक। ये क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। और देखिए ये क्या है आपके? ओनली विलायक। तो यहाँ से आपने विलेय को हटा दिया, केवल विलायक को अकेले को लिए। जब आप मोलरता निकालते हो तो दोनों को देखा जाता है, जब आप मोललता मोलेलिटी निकालते हो तो केवल अकेले को देखा जाता है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जो मोललता होती है, मोललता में क्या है? नीचे द्रव्यमान। जब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, तो इसका जो ताप पे क्या होता है? जब आप टेम्परेचर से मोलरता पे प्रभाव पड़ सकता है पर मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये वाली बात आप याद रखेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, बहुत सारे। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं मोलरता के, मोललता के। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जितने भी एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका सारांश दे रखा है, एक बार इसको भी रीड लगाएंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे। अगर आपके जो भी डाउट है वो डाउट आप हमको भेज सकते हैं हमारे चैनल पर, हमारे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। हम आपको जो आपके सॉल्यूशंस हैं उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब आप मुझे बताएं कि इसके बाद आप कौन से चैप्टर की वीडियो मुझसे बनवाना पसंद करेंगे।